हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकेंड ईयर का यह वीडियो MSN 1। चूँकि आज मंडे है तो हम लोग आज फिर से फर्स्ट पेपर से शुरू करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर MSN 1 ही होता है। और वीडियो नंबर उसका जो है यह 31 का है। यूनिट 11 आज शुरू कर रहे हैं। यूनिट 10 तक हम लोग कर चुके हैं, यूनिट 11वां शुरू कर रहे हैं। यूनिट 11वां का नाम है रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर के बारे में। मूत्रीय तंत्र और जो हमारा गुर्दा मतलब जो किडनी होता है उससे संबंधित बीमारी के बारे में हमको जो है आज यूरिनरी डिसऑर्डर, यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में इस 11 नंबर के चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पे हम लोग विभिन्न प्रकार के किडनी रोग के बारे में समझ गए, यूरिनरी रोग के बारे में, उसके बाद हो गया डायलिसिस के बारे में, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखेंगे। समझ गए? तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। 31 से पहले यानी 30 वीडियो तक अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। बहुत एक एक प्रश्न अच्छे से समझाया गया है। और प्रैक्टिस क्या होता है, आप देखे हुए चीज़ों को बार बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता है। तो आपको भी यही करना चाहिए, प्रैक्टिस रिवाइज में जब शुरू करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक है? बाकी देखिए, मेरा लक्ष्य है कि दिसंबर तक ख़त्म कर दे। बाकी अगर नहीं होगा तो एक आध दिन क्लास और आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में बहुत बड़ा सिलेबस है। समझ गए ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, देखिए पहला प्रश्न है। आज हम जो प्रश्न लेकर आए हैं वह दोनों प्रश्न एक दूसरे से जो है रिलेटेड है। समझ गए? एक दूसरे से बहुत सारा चीज़ कॉमन मिलेगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, एकदम आसानी से समझ जाना है। अगर एक चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा तो दूसरा भी बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं। आपके सामने दोनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे कैसे, देख लीजिए सामने है एक्यूट रीनल फेलुअर। देखिए कोई भी किडनी रोग जो है क्रॉनिक डिजीज होता है, तो क्रॉनिक से पहले तो भाई एक्यूट होता है। चूँकि रोग कोई भी रोग होने के अवधि के हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार के, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट वाला अचानक से अटैक करता है, एक कम समय के लिए रहता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक वाला, अगर एक बार किसी को अगर बीमारी पकड़ लिया, क्रॉनिक हो गया, तो वह बीमारी लंबे समय तक चलता है या फिर लंबे समय तक रहता है। समझ गए? तो यही है एक्यूट रीनल फेलुअर। रीनल फेलुअर मतलब तीव्र वृक्कीय विफलता। वृक मतलब वही किडनी, गुर्दा, और तीव्र मतलब वही एक्यूट, तेजी से अचानक से फेल होने वाला। तो यही एक्यूट रीनल फेलुअर होता है। अब इसका हमें कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट सब चीज़ बताना है। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझाना है कि एक्यूट रीनल फेलुअर होता क्या है। माय डियर, एक्यूट रीनल फेलुअर यानी तीव्र वृक्कीय विफलता या तीव्र गुर्दीय विफलता कहिए, यह गुर्दे का एक रोग है। सबसे पहले समझिए, यह एक किडनी का रोग है, गुर्दे का रोग है, जिसमें किसी भी कारण से अचानक ही किडनी कार्य करना कम या बंद कर देती है, अर्थात रक्त में नाइट्रोजीनियस वेस्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी कंडीशन को हम लोग जो है एक्यूट रीनल फेलुअर कहते हैं। देखिए, जब किसी को अचानक से किडनी काम करना बंद कर दे थोड़े समय के लिए, या फिर अचानक से जो है कम काम करने लगे, तो उस कंडीशन को जो है हम लोग एक्यूट रीनल फेलुअर कहते हैं। समझ गए? ये अचानक वाला एक्यूट को ही दर्शाता है। समझ गए? बाकी अगर इसी जगह पर अगर रहता कि लंबे अवधि से किसी बीमारी के कारण किडनी अगर लंबे समय तक काम करना बंद कर दे या फिर कम कर दे, तो जो है वह हो जाएगा दीर्घीय वृक्क विफलता। मतलब लॉन्ग पीरियड का वह किडनी लंबे समय तक फेल रह सकता है, और इस कंडीशन में पेशेंट को बार बार डायलिसिस कराना या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होता है। समझ गए? अब आपको पता है किडनी क्या काम करता है, तो किडनी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालता है। समझ गए? मूत्र मार्ग के द्वारा ब्लड को छानने का काम करता है। तो जब आपका किडनी काम करना बंद कर देगा या हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा काम करेगा, तो फिर क्या होगा कि आपके ब्लड में, आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो कि नाइट्रोजेनियस होता है, इसका मात्रा बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉडी में पॉइजनिंग होगा, बॉडी में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, बॉडी के लिए खतरनाक होगा। समझ गए ना? तो इस तरह चीज़ होता है। तो यही हमारा जो है तीव्र वृक्कीय विफलता है। यानी अचानक से हमारा किडनी गड़बड़ाने लगे, अचानक से किडनी काम करना बंद कर दे या फिर कम काम करने लगे, समझ गए ना, किसी भी कारण से, तो वह जो है हमारा एक्यूट रीनल फेलुअर हो जाता है। और इस कंडीशन में बॉडी में नाइट्रोजेनियस वेस्ट पदार्थ बढ़ने लगता है, क्योंकि किडनी काम ही नहीं कर रहा है। समझ गए ना? तो यही हमारा एक्यूट रीनल फेलुअर होता है। आगे देखिए इसके कारण क्या होते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं किडनी फेल होने का अचानक से। तो कारण यहाँ भी याद रख लीजिएगा, तो वहाँ भी कारण काम दे देगा जो है क्रॉनिक वाला में भी। समझ गए? शरीर में तरल का आयतन कम, जो है आयतन या मात्रा कम हो जाना।
अचानक से आपके बॉडी में तरल की मात्रा कम हो जाएगा, तो उससे जो है आपका किडनी काम करना कम या बंद कर देता है। गुर्दे की रक्त वाहिनियों का थक्का बनना, अब किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है किडनी को सप्लाई करने के लिए, अगर उस ब्लड में किसी भी प्रकार के क्लॉटिंग हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, तो ब्लड नहीं जा पाएगा किडनी में। अब हम लोग जानते हैं कि जिस भी अंग में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, बंद हो जाए, तो वह अंग काम करना बंद कर देता है। तो उसी प्रकार से किडनी का भी हाल है, समझ गए। शरीर से अधिक रक्तस्राव होना, बॉडी से अगर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाएगा तो किडनी की तरफ ब्लड कम पहुंचेगा, समझ गए ना। तो ये भी कारण है। पेट में पानी भरना, अगर आपके पेट में पानी भर गया तो किडनी पर दबाव डालेगा, किडनी पर प्रेशर देगा, चूँकि किडनी भी तो एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है ना, तो ऐसे में किडनी पर प्रेशर आएगा, किडनी काम जो है कम करेगा। ये चीज़ें हैं। अत्यधिक जलना, बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है पेशेंट, तो अत्यधिक जलने में भी जो है हो सकता है थोड़ा देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए किडनी काम करना बंद कर दे, तो बर्निंग पेशेंट में भी ये होता है। आघात, शॉक लगना, अब जिस पेशेंट को अचानक से आघात लग जाएगा तो ये कारण हो सकता है कि उस पेशेंट का किडनी भी काम करना बंद कर दे। हृदय संबंधी विकार, जैसे हार्ट फेल कर जाना, अर्थेमिया, तो ये सब कुछ कारण है हार्ट से रिलेटेड। गुर्दे, किडनी का कैंसर होना, समझ गए। आगे है पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस होना, नेफ्रॉन में प्रॉब्लम, समझ गए ना, जो कि नेफ्रॉन किडनी में ही होता है। गुर्दे में पथरी, स्टोन में अगर बहुत ज़्यादा आपका जो है किडनी में मल्टीपल अगर स्टोन है तो धीरे धीरे वह बढ़ते बढ़ते आपके किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर सकता है। लंबे समय तक कैथेटराइजेशन होने पर, अगर लंबे समय से किसी को कैथेटर डाल के रखे हैं मूत्र मार्ग निकालने के लिए, तो इससे भी जो है क्या होगा, किडनी पर असर पड़ सकता है। तो कुछ ज़्यादा इसका जो है कारण है नहीं, कारण आपके सामने में है, ठीक है ना। इन सभी कारणों से बचिएगा तो बिल्कुल आपका किडनी स्वस्थ है। जैसे शरीर में तरल मात्रा की कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए, तरल की मात्रा। गुर्दे में रक्त वाहिनियाँ एकदम फ्रेश होनी चाहिए ताकि ब्लड किडनी को आराम से पहुँचे। शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव को बचाना है, अगर चोट उट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा न बहे, समझ गए। पेट में अगर पानी भर रहा है तो यह भी कारण हो सकता है, क्योंकि पेट में पानी भरेगा तो किडनी पर प्रेशर दबाव देगा, समझिए ना। अत्यधिक अगर कोई पेशेंट जल जाता है तो उसका किडनी पर भी असर पड़ता है। आघात लगना भी एक जो है कारण होता है, समझ रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ें ध्यान में दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हार्ट का भी बीमारी हो सकता है, किडनी का कैंसर भी हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस, समझ गए, गुर्दे का स्टोन, लंबे समय तक कैथेटर लगे रहना, तो ये सब कारण है। रही बात सिम्टम्स की, तो आप समझिए कि अगर किसी का किडनी खराब हो जाए तो किडनी क्या क्या फंक्शन जो है हमारे बॉडी में करता है, तो जो जब किडनी आपका काम करना बंद कर देगा तो सारे फंक्शन गड़बड़ा जाएगा। जैसे किडनी जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, यूरिन को क्लियर करता है, यूरिन को निकालता है, समझ गए, मूत्र को निकालता है वेस्ट मटेरियल के साथ में, तो उसमें मूत्र में प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा आने लगेगा। क्यों आने लगेगा, क्योंकि ब्लड में जो है प्रोटीन है उसको सही से नहीं छान पा रहा है, तो मूत्र में प्रोटीन का मात्रा आने लगेगा। पहले रक्त दाब कम होना फिर बढ़ना, पहले रक्त दाब कम होगा फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा बॉडी में, समझ गए। शरीर में तरल की मात्रा अधिक होना, अब ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में तरल की मात्रा, जब किडनी काम करना बंद करता है तो आपके बॉडी में चूंकि मूत्र का निर्माण उतना होगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में तरल की मात्रा बढ़ने लगता है बॉडी में, समझ गए। मूत्र की मात्रा कम हो जाएगा या अनुपस्थित होना, वही चीज़ें है कि जब मूत्र की मात्रा कम हो जाएगा किडनी फेल होने पर या फिर अनमूत्र होगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में तरल तो बढ़ेगा ही बॉडी में, समझ गए। अब जब हमारा बॉडी में वेस्ट मटेरियल बढ़ेगा, हमारा ब्लड को जो है प्यूरिफाई किडनी नहीं करेगा, तो क्या होगा, ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होगा और उससे हमारा जो है ब्लड का कलर भी चेंज होगा, शरीर में पीलापन बढ़ेगा, समझ गए। तो शरीर में पैलोर यानी पीलापन होना, ज्वर बुखार भी आ सकता है। शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगा, बॉडी में सोडियम की मात्रा कम होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि रीनल फेल्यूर होता है तो पोटेशियम वगैरह सब बढ़ता है लेकिन सिर्फ सोडियम ही कमता है, समझ गए ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब शरीर में एडिमा होता है, जब आपके शरीर में अनियंत्रित तरल की मात्रा बढ़ेगा, मूत्र नहीं होगा, तो फिर उस कंडीशन में बॉडी में सूजन होता है, समझ गए। हृदय की धड़कन अनियमित होता है, जो रिदम होता है हार्ट का वह अनियमित हो जाता है। सांस में यूरिया या मूत्र का गंध आता है, जो सांस लेते हैं उसमें यूरिया का या मूत्र का गंध आता है, क्योंकि वह मूत्र हमारे मूत्र से बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है श्वास भी अगर हम लेंगे या श्वास छोड़ेंगे तो उसमें यूरिया या मूत्र का गंध आता है, समझ गए, क्योंकि यह ओवरफ्लो होता है बॉडी में। कब्ज एवं दस्त हो सकता है,
खून की उल्टी भी हो सकता है व्यक्ति को, समझ गए। तो ये सारे जो है लक्षण व्यक्ति में दिखते हैं जो यहाँ पे मैंने बता दिया, समझिए। ये सब जरूर याद रखिएगा कि मूत्र में प्रोटीन का आना, पहले रक्त दाब कम होना फिर बढ़ना, शरीर में तरल की मात्रा बढ़ जाता है, मूत्र की मात्रा कम होता है या फिर अनुपस्थित रहता है, शरीर पीलापन दिखता है, ज्वर बुखार आता है, शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाता है जबकि सोडियम की मात्रा कम जाता है रीनल फेल्यूर होने पर, शरीर में सूजन आने लगता है जब तरल अत्यधिक होगा तो, हृदय का धड़कन अनियमित हो जाता है, सांस में यूरिया या मूत्र का गंध आता है, कब्ज और दस्त लगता है व्यक्ति को, समझ गए। खून के उल्टी भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे लक्षण इंपॉर्टेंट है रीनल किडनी वाले डिजीज के लिए। आगे है, अब इसमें हम लोग क्या क्या डायग्नोस्टिक करते हैं, निदान क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास लेते हैं कि ये कब से हो रहा है, कितने दिन से, इससे पहले कहाँ ट्रीटमेंट हुआ, समझ गए। तो इतिहास लेते हैं, बॉडी का एग्जामिन करते हैं, फिजिकल एग्जामिन, समझ गए। कुछ खून की जाँच करते हैं, खून की जाँच में KFT का टेस्ट होता है, KFT में यूरिया, क्रिएटिनाइन ये सब आ जाता है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, बाइकार्बोनेट, समझ गए, बाइकार्बोनेट स्तर, हीमोग्लोबिन स्तर, ये सब बॉडी में ब्लड के टेस्ट में किया जाता है कि यूरिया क्रिएटिनाइन, समझ गए, यूरिया क्रिएटिनाइन, समझ गए ना। यूरिया क्रिएटिनाइन यह किडनी के बेस्ट मटेरियल है और यह अगर किडनी खराब जिसका रहता है तो उसमें यूरिया और क्रिएटिनाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो ये यूरिया क्रिएटिनाइन है। बाकी पोटेशियम का भी स्तर बढ़ा, नाइट्रोजन का भी बढ़ा, सोडियम का स्तर कम रहता है, बाइकार्बोनेट का हीमोग्लोबिन स्तर भी बढ़ा रहता है। तो ये सब बढ़ा रहेगा, सिर्फ सोडियम की मात्रा कम रहता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। आगे है, कहता है रीनल USG। रीनल USG भी यानी अल्ट्रासाउंड, किडनी का अल्ट्रासाउंड होता है। कब का एक्सरे, किडनी यूरेटर ब्लेडर एक्सरे कब, समझ गए, KUB एक्सरे, QUB का किया जाता है, किडनी यूरेटर ब्लेडर का एक्सरे किया जाता है। रीनल बायोप्सी, किडनी गुर्दा का बायोप्सी किया जाता है। और नेफ्रोटोमोग्राफी, समझ गए, नेफ्रेटोमोग्राफी MRI भी किया जाता है। तो ये सब कुछ जांचें हैं, याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक है, समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं, जटिलता क्या होता है। तो माय डियर, जटिलता क्या है आपके सामने में है। अगर किसी को अगर एक्यूट अचानक से किडनी पर हमला होता है तो उसका अगर सही से ट्रीटमेंट जांच वगैरह करके नहीं पता किया जाए, नहीं जांच करवाया जाए तो यही एक्यूट वाला किडनी रोग जो है, किडनी फेल्यूर जो है आपके क्रॉनिक में बदल जाएगा। और जब क्रॉनिक में बदल जाएगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर ज़िंदगी भर अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है पेशेंट को, समझ गए। तो जटिलता यही होगा कि यह क्रोनिक फेल्यूर हो सकता है, लंबे समय तक फेल कर जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए भी रह सकता है, फेल हो जाएगा तो, समझ गए। हाइपर वॉल्यूमिक शॉक, ऐसे कंडीशन में पेशेंट में जो है हाइपर वॉल्यूमिक शॉक लगता है, यानी बहुत ज़्यादा तरल होने के कारण जो है पेशेंट को शॉक लग जाता है। हार्ट फेल कर जाता है। पल्मोनरी एडीमा मतलब फेफड़ा में सूजन हो जाता है, समझ गए, पल्मोनरी एडीमा। कोमा में पेशेंट चला जाता है और डेथ भी हो जाता है। तो यह कुछ जटिलता है जो कि मैंने आपको बता दिया। प्रबंधन की बात किया जाए, मैनेजमेंट की, तो देखिए इसका मैनेजमेंट क्या होता है आपके सामने में है। रोगी को सूजन कम करने के लिए डायूरेटिक दवा देते हैं जो मूत्र को बाहर निष्कासन करता है, जैसे मेटालोजोन, मेनिटोल, फुरसेमाइड, ये सब दवा है जो कि डायूरेटिक्स में देते हैं ताकि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र का त्याग कर सके और पेशेंट का जो बॉडी में सूजन है उसको कम कर सके, समझ गए, याद रखिएगा। अब IV फ्लूइड भी देते रहते हैं, अगर तरल का कम हो जाएगा, डायूरेटिक देने से अगर तरल बॉडी में कम जाएगा ज़्यादा तो IV फ्लूइड भी देंगे मैनेजमेंट में, समझ गए। आगे है हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के उपचार के लिए सॉर्बिटल दिया जाता है, समझ गए। अगर बॉडी में पोटेशियम की मात्रा, चूँकि ऊपर देखे हैं कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाता है तो उसके लिए सॉर्बिटल दिया जाता है, ओके। एनीमिया के उपचार हेतु ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। पेशेंट को अगर ब्लड कम जाता है हीमोग्लोबिन तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और ये सब किडनी वाले रोग में देखा जाता है कि पेशेंट में ब्लड कम रहता है, समझ गए। पेशेंट में जो है ब्लड कम होने के साथ उसका पोटेशियम मात्रा, क्रिएटिनाइन ये सब लेवल बढ़ा रहता है, चूँकि किडनी ही काम नहीं करता है, समझ गए ना, तो बेस्ट चीज़ तो बढ़ेगा ही। एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं, क्योंकि जो किडनी से ग्रसित रहता है उसको संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा रहता है, तो एंटीबायोटिक थेरेपी देते रहते हैं। और यदि चिकित्सीय प्रबंध अप्रभावी रहे तो डायलिसिस देते हैं। अब ये डायलिसिस जो है, यही डायलिसिस जो है क्रॉनिक वाला में एकदम मेन होता है, समझ गए। क्रॉनिक वाला में डायलिसिस मेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेन नहीं है। यहाँ पे अगर मान गए ये दवाई उवाई देने से, जीवन शैली में परिवर्तन करने से अगर ठीक नहीं होता है रीनल फेल्यूर, तो फिर जो है डायलिसिस किया जाता है किडनी के लिए, ब्लड
के प्यूरीफायर के लिए, समझ गए। और अगर 2 बार 4 बार अगर डायलिसिस का ज़रूरत पड़ गया तो इसका मतलब है कि यह क्रोनिक डिजीज हो गया है किडनी का, समझ गए। यानी किडनी अब खराब ही रहेगा हमेशा, समझ गए। एक बार अगर क्रोनिक डिजीज हो गया किडनी में तो फिर वह ज़िंदगी भर आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। ये जो एक्यूट वाला है, एक्यूट वाला ठीक हो सकता है, समझ गए। ये उतना गंभीर नहीं होता है, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, नहीं जांच वगैरह करवाया जाए, नहीं ट्रीटमेंट करवाया जाए तो यही क्रॉनिक जो यही एक्यूट जो है क्रॉनिक में बदल जाएगा। और जब क्रॉनिक में बदल जाएगा तो फिर वही इसका प्रबंध में वही है कि बार बार जाइए डायलिसिस करवाइए, और डायलिसिस करवाइए या फिर बार बार जो है जाकर अस्पताल में डायलिसिस करवाइए, और नहीं तो अपने किडनी का ट्रांसप्लांट करवाइए, मतलब किडनी का जो है बदलाव करवाइए, समझ गए। बदल दीजिए, ट्रांसप्लांट करवा दीजिए, दूसरा किडनी लगवाइए। तो ये सब चीज़ें होता है क्रॉनिक वाला में। क्रॉनिक खतरनाक होता है, क्रॉनिक के बाद जो है ठीक नहीं होता है पेशेंट का किडनी। लेकिन एक्यूट वाला में हो सकता है जीवन शैली बदलाव के कारण भी 1-2 दिन जो है किडनी आपका थोड़ा सा धीमा काम करे, गड़बड़ा जाए, समझ गए ना। बहुत सारे रीज़न से हो सकता है कि आपका किडनी थोड़ा सा काम करना कम कर दे या बंद कर दे 1 दिन या कुछ समय के लिए। फिर से जब जीवन शैली में बदलाव करेंगे या कुछ ट्रीटमेंट लेंगे तो हो सकता है किडनी फिर से ठीक हो जाए, समझ गए ना। या फिर कोई और कारण के कारण किडनी जो है काम करना बंद कर दिया हो, तो उस कारण को अगर हम सोल्व कर लेंगे तो किडनी सही हो जाएगा। तो वह सब एक्यूट वाला में आता है। जो खराब होने के बाद अचानक से फिर से सही हो जाए तो ये एक्यूट वाला होगा। लेकिन एक बार अगर गड़बड़ा गया और हमेशा वैसा ही है तो फिर समझ लीजिए कि वह क्रॉनिक है, फिर वह ठीक होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारा के सारा मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे दिया है। ऊपर जितना पढ़े है ना सब का इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है एक्यूट रीनल फेल्यूर का। तो आप जो भी मेरे डियर है इंग्लिश वाले, इंग्लिश यहाँ पे देखिएगा, समझ गए। ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, ओके। चलिए यहाँ पे मैनेजमेंट का भी दे दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो पूछता है वह क्रॉनिक रीनल फेल्यूर ही पूछता है, समझ गए। और क्रॉनिक रीनल फेल्यूर जो है ठीक जो है एक्यूट का उल्टा है। एक्यूट में अचानक से होता है, लेकिन यहाँ पे अचानक से नहीं होता है, समझ गए। ये अचानक वाला मामला नहीं है। यह आपको संकेत पहले देगा, पहले यह क्रॉनिक एक्यूट से ही शुरू होता है। यह एक गुर्दे का रोग है, बिल्कुल यह भी गुर्दे का ही रोग है, जिसमें लंबे समय तक कोई विकार रहने के कारण जिसमें होता है कि आपके बॉडी में लंबे समय से कोई समस्या है, कोई विकार है, उसके कारण आपका किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और यह एक अपरिवर्तनीय स्थिति है। इसमें जो है आपका किडनी जो है कम काम नहीं करता है। इसमें किडनी जो है धीरे धीरे आपका बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, समझ गए ना। और इस कंडीशन को हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं, मीन्स अपरिवर्तनीय कहते हैं। मतलब देख लीजिए वो जो एक्यूट वाला है वह रिवर्स हो सकता है, मीन्स काम करना कम करेगा या थोड़ा बंद कर देगा तो वह रिवर्स हो सकता है, मतलब फिर से वह अपने सही हो सकता है एक्यूट होने पर, समझ गए। लेकिन क्रॉनिक वाला अगर एक बार किसी में आ गया कोई बीमारी तो वह लंबे अवधि तक चलता है, या यूं कहा जाए तो जीवन भर भी चल सकता है। तो उसी प्रकार से यह आपका जीवन भर चलने वाला होता है क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। फिर इसके लिए आपका बहुत सारा अलग अलग मेथड अपनाना पड़ता है व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए, ब्लड को प्यूरीफायर करने के लिए, समझ गए। जो जैसा अपना कैपेसिटी रखता है वैसा ट्रीटमेंट करवाता है। तो दीर्घ अवधि का रोग किडनी फेल्यूर यही है कि यह भी एक किडनी का ही रोग है, लेकिन किसी जिसमें होता है कि कोई लंबे समय से कोई समस्या के कारण व्यक्ति का किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और यह एक अपरिवर्तनीय मतलब इरिवर्सिबल जो है कंडीशन होती है, जिसमें फिर से किडनी वापस आपको सही नहीं होता है, समझ गए। तो यही हमारा क्रॉनिक रीनल फेल्यूर है। अब बाकी रीनल फेल्यूर होगा तो क्या क्या होगा ऊपर बता ही दिए हैं, समझ गए ना। कारण में वही है, एक्यूट रीनल फेल्यूर पहला कारण बनेगा कि आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो यही क्रॉनिक बन जाएगा, समझ गए। क्रॉनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, आपका मूत्र मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होता है, क्रॉनिक लंबे समय से बार बार आपकी यूरिनरी सिस्टम यूरिन में आपको त्याग करने में दिक्कत होता हो, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता हो, यूरिन में रुकावट आता हो, तो यह भी आपको किडनी फेल्यूर कर सकता है, ओके। बार बार पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि नेफ्रॉन में जो है आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें आपका गुर्दा का नेफ्रॉन काम करना ठीक से नहीं करता है, समझ गए।
तो पाइलोनेफ्राइटिस होना, अब जब पाइलोनेफ्राइटिस होगा बार बार तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, समझ गए। गुर्दा में कठोर कण का जो है जमाव हो जाएगा, गुर्दे में पथरी हो सकता है, समझ गए। तो बार बार पाइलोनेफ्राइटिस होने से इन सारे चीज़ों का होना आम बात होता है, और जब ये चीज़ होगा आपका तो ऑटोमेटिक है कि किडनी फेलुअर होगा, और बार बार होगा तो वह क्रॉनिक वाला में चला जाता है, समझ गए। अब यहाँ पे है, कहता है नेफ्रोटॉक्सिन्स दवाओं का लंबे समय तक सेवन, जैसे एनसैड एमिनोग्लाइकोसाइड। अब है कुछ नेफ्रो, जो यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ऐसे दवाएं होते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिन्स दवाएं होते हैं, समझ गए, जो नेफ्रॉन को सही करने के लिए लोग लेते हैं, जैसे एनसैड्स दवा। एनसैड का मतलब समझते हैं ना, एनसैड के दवा के मतलब समझ रहे हैं ना, तो वही एनसैड दवा होता है, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, समझ गए ना। तो यही होता है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिनोग्लाइकोसाइड एक एनसैड दवा है जो नेफ्रोटॉक्सिन्स के अंदर आता है। अगर इसको व्यक्ति कोई लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है तो आपका किडनी फेल हो सकता है, समझ गए। आगे है डायबिटीज मेलाइटिस। डीएम वाले पेशेंट में भी अगर समझिए कि बहुत ज़्यादा अगर चीनी किसी का बढ़ा रहता है बार बार, तो उसका किडनी ना कहीं जवाब देने वाला है, ओके। गुर्दे में कैंसर, नेफ्रोसरकीनोमा याद रखिएगा, गुर्दे में कैंसर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब जो ग्लोमेरुलर होता है, जो छन्नी होता है किडनी का, उसमें जो है यह प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फ्लामेशन बार बार। टीबी होना भी जो है इसका कारण बनता है। तो इसका जटिलता जो भी है, खतरनाक वाला जटिलता ही है, आपके किडनी से ही रिलेटेड ज़्यादा रोग होगा तो यह किडनी फेलुअर हो सकता है, समझ गए ना। जैसे एक्यूट रीनल फेलुअर, कोरोनरी यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, बार बार पाइलोनेफ्राइटिस होना। अब बार बार पाइलोनेफ्राइटिस होगा तो उच्च रक्तचाप होगा, गुर्दे में कठोर कण का जमाव होगा, गुर्दे में पथरी होगा, समझ रहे हैं चीज़ों को। और नेफ्रोटॉक्सिन का जो दवाई लेगा एनसैड, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड, तो यह दवा जो है प्रॉब्लम करता है किडनी फेल करने में, समझ गए। डायबिटीज मेलाइटिस भी कारण होगा, गुर्दे का कैंसर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड टीबी, ये सब कारण है, ध्यान रखिएगा। तो उससे कुछ हट के कारण देखे हैं ना, तो वही कारण। लक्षण की बात किया जाए तो पता है आपको, लक्षण में वो सारा चीज़ें तो होगा ही, जैसे मूत्र में प्रोटीन आना, मूत्र की मात्रा कम होना, मूत्र उत्सर्जन बंद होना, समझ गए। या तो मूत्र उत्सर्जन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, या फिर मूत्र कम भी हो सकता है, समझ गए। और मूत्र में प्रोटीन भी आएगा, ये सब वहाँ भी था, यहाँ भी है। शरीर में सूजन, आपको पता है, वहाँ भी था, यहाँ भी होगा। शरीर में सोडियम की मात्रा कम होना, वहाँ भी था, यहाँ भी था। पोटेशियम बढ़ना, यहाँ भी है, वहाँ भी था। मूत्र का निर्माण दर कम हो जाना, तभी तो मूत्र जो है आपका कम होगा ना, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है आपका कम जाएगा, ओके। आगे देखिएगा, मूत्र में कोशिकाएं एवं क्रिस्टल होना, मतलब मूत्र में क्रिस्टल का जमाव होना, जिसे स्टोन भी होता है। शरीर में संक्रमण पैदा होता है ऐसे कंडीशन में। और उपापचय मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, आपके बॉडी में अम्लता का जो है मात्रा बढ़ते जाता है, आपके बॉडी में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ते जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, समझ गए, उपापचय गड़बड़ी हो जाता है। तो जो लक्षण ऊपर देखे हैं ना, कुछ लक्षण को जोड़ दीजिए, जैसे उपापचय वाला, समझ गए, शरीर में संक्रमण, क्रिस्टल होना मूत्र का, समझ गए, और ये सारे चीज़ें, बाकी ऊपर वाला भी लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, समझ गए। निदान की बात किया जाए, इतिहास लेना और सारा निदान वही है, समझ गए ना। टोटल निदान में कोई दिक्कत नहीं, निदान ऊपर वाला ही लिख दीजिएगा, समझ गए। जटिलता की बात किया जाए कॉम्प्लिकेशन का, तो कॉम्प्लिकेशन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हाइपरवॉल्यूमिक शॉक, ऊपर भी था, यहाँ भी है। हृदय घात, हार्ट फेलुअर, समझ गए। फेफड़ों में सूजन, पल्मोनरी एडिमा, ऊपरों भी था, यहाँ भी है। न्यूरोपैथी मतलब तंत्रिकीय विकार भी हो सकता है। यूरेनेमिक निमोनिया, समझ गए, यूरोनोमिक निमोनिया हो सकता है। उपापचय अम्लता, मतलब ऊपर जो लक्षण में अभी देखे हैं ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो ये भी हो सकता है। रेटिना में विकार, मतलब आपका आंख में भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है अगर किसी को क्रोनिक किडनी रोग है तो। लंबी बेहोशी, कोमा में चला जाता है, डेथ भी हो जाता है पेशेंट को। तो ये कुछ जटिलता है, कुछ जटिलता ऊपर में भी दिया था और कुछ जटिलता नया है जो कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नया क्या है, तो यूरेनेमिक न्यूमेनिया, न्यूरोपैथी, समझ गए, उपापचय अम्लता, रेटिना में विकार, ये चार जो है आपका क्या है, नए जटिलता है, जिसको यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा, ऊपर वाला में नहीं लिखना है, समझ गए, बस। मैनेजमेंट की बात किया जाए माय डियर, तो मैनेजमेंट है, यह एक अपरिवर्तनीय स्थिति है, मतलब यह इरिवर्सिबल है, एवं किडनी को जितनी हानि हो चुकी है वह ठीक नहीं हो सकती है, अतः इसके आगे का उपचार हेतु देखना चाहिए माय डियर।
इरिवर्सिबल पोजीशन का मतलब है कि यह एक ऐसा स्थिति है जो अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं होगा। अगर जितना किडनी का भाग खराब हो गया है, अगर मानिए 100% में से आपके 60% अगर किडनी खराब हो गया है तो यह 60 कभी भी वापस नहीं आएगा, फिर आपको 40 पर अपना जीवन जो है चलाना पड़ेगा। समझ गए, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे का उपचार देखना चाहिए। जो ख़राब हो चुका है वो तो ठीक होगा नहीं, अगर बिल्कुल ख़राब हो गया है तो बिल्कुल फिर ठीक नहीं होगा किडनी। समझ गए, ये चीज़ है। अब इसके आगे के उपचार में क्या होता है, तो हेमोडायलिसिस होता है, डायलिसिस किया जाता है पेशेंट का, पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, ये 2 प्रकार का डायलिसिस है, और रीनल का ट्रांसप्लेंट किया जाता है। किडनी जो है दूसरा किडनी लगाया जाता है। समझ गए। इसमें रोगी के खराब गुर्दों को निकाल दिया जाता है, और यह कब होता है, जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है किडनी, बिल्कुल 100% ख़राब है, तब उसमें रीनल ट्रांसप्लेंट किया जाता है। अब एक बात समझ लीजिए, व्यक्ति एक किडनी पर भी जो है जिंदा रहता है। समझ गए ना। हमारे बॉडी में कितने किडनी है, 2 किडनी है, लेकिन अगर किसी का एक किडनी ख़राब हो गया है, एक किडनी भी अगर सही है तो वह एक किडनी पर भी जिंदा रहता है सही से। समझ गए, ये चीज़ें हैं। अब इसमें रोगी के गुर्दे को खराब को निकाल दिया जाता है, जो खराब किडनी है, और किसी एक नए किडनी को जो है लगाने से रोगी एक किडनी के पे भी कार्य करने लगती है। यही चीज़ें हैं। अगर देखिए दोनों किडनी का तो ट्रांसप्लांट नहीं ना किया जाता है, अब एक पर भी जिंदा रहता है तो एक लगा के भी जिंदा कर दिया जाता है। समझ गए, एवं उसका जीवन चलते रहता है एक किडनी पर भी, परंतु उसके बाद जो है उसको जीवन भर कुछ जो है जीवन रक्षक दवाओं इम्यूनो सप्रेसेंट पर भी रहना पड़ता है। समझ गए। अब जिसको एक किडनी मतलब जो लगा है, ट्रांसप्लेंट है, तो उसको अच्छे से काम करने के लिए ज़िंदगी भर इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं लेना पड़ता है। समझ गए, एक चीज़ें का ध्यान में रखना है। अब है एंटीबायोटिक थेरेपी, संक्रमण के लिए दिया जाता है। रोगी को विटामिन डी का पूरक खुराक दिया जाता है ताकि बॉडी में कैल्शियम वगैरह की मात्रा भरपूर बना रहे। डायूरेटिक थेरेपी में मेनिनटोल, टॉर्सेमाइड, फुरसामाइड देता है, जो ये सब डायूरेटिक दवा है। फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, मेनिनटोल जो क्या करता है, बॉडी में प्रेशर को भी कम करता है, रक्तचाप को भी, और अलग जो व्यर्थ का पदार्थ है, तरल है, उसको बाहर भी निकालता है, सूजन को भी कम करता है। समझ गए, मूत्र को भी बढ़ाता है। 7वां है, पेशेंट को लो प्रोटीन वाला भोजन देते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन देंगे मूत्र में है निकलने लगेगा, तो लो प्रोटीन देते हैं। हाई कैलोरी देते हैं ताकि एनर्जी ज़्यादा बने। लो सोडियम डाइट देंगे। समझ गए, एंड लेस फ्लूइड देते हैं। समझ गए, यानी कम तरल देते हैं। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। 8वां यहाँ पे है, एंटासिड देते हैं ताकि पेशेंट में गैस उसका प्रॉब्लम ना हो। अगर एनीमिया का उपचार हो, एनीमिया आ जाए पेशेंट में, रक्त की कमी आए, तो आयरन फॉलिक एसिड थेरेपी देते रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम आ जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है। ओके, एंड आगे है, एंटी हाइपरटेंसिव दवाई देते हैं, यानी रक्तचाप को कम करने वाला दवाई भी देते हैं। तो यह सब कुछ प्रबंध है, कुछ सहायक प्रबंध है, कुछ मेन प्रबंध है। मेन प्रबंध तो आपका ऊपर ही 3 था, जो कि डायलिसिस था, पेरिटोनियल डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, रीनल ट्रांसप्लांट जिसमें किडनी, स्वस्थ किडनी को लगाया जाता है एक किडनी को, जिससे जीवन चलता रहता है। और उसके साथ में जब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वैसे व्यक्ति को इम्यूनो सप्रेसेंट दवा हमेशा लेना पड़ता है। समझ गए। और उसके बाद जो भी रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, डायलिसिस हो गया, अगर कोई रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि बहुत महंगा प्रोसेस है, तो ऐसे में वो पेशेंट जो है डायलिसिस करवाना पड़ता है। सप्ताह में करवाइए, महीने में करवाइए, जिस अनुसार किडनी आपका काम कर रहा है। अगर थोड़ा मोड़ा काम कर रहा होगा तो वैसे पेशेंट को जो है महीना में 1-2 बार करवाएगा तो चलेगा, लेकिन अगर किसी का किडनी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो फिर जो है उसको सप्ताह करवाना पड़ता है। समझ गए। अगर बिल्कुल ही नहीं काम करता है तो फिर उसके लिए ट्रांसप्लांट करवाया, या नहीं करवाइए तो भाई डेली बाई डेली 2 दिन पर जो है आपको करवाना पड़ेगा डायलिसिस। तो यही चीज़ है, चूँकि जैसे ही वेस्ट मटेरियल बढ़ेगा बॉडी में तो प्रॉब्लम करेगा। समझ गए ना। तो ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। यहाँ पे इंग्लिश इसका दिया गया है, आप लोग इसके इंग्लिश को देख लीजिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है ना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इधर इंग्लिश क्रॉनिक का दिया गया है। ओके, धन्यवाद।